लेकिन एक बात आप समझें कि इसराइल कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसका आइडिया डोनाल्ड ट्रंप को है, और वहां कितनी ताकत है इसका आइडिया भी डोनाल्ड ट्रंप को है। और अमेरिकन तो अब खुलकर कहते हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को और अमेरिकन फौज को इस्तेमाल किया और इसराइली मफाद के लिए अमेरिका अपनी फौज को मैदान में लेकर आया और इसराइल कठपुतली की तरह अमेरिका में मौजूद लोगों से अपने फैसले करवाता है। बहरहाल एक स्टेटमेंट जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर का भी आया, उससे आपको जरा आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर कहां पे है। उन्होंने कहा जी ईरान इस वक्त 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी मुजाहमत कर रहा है। अमेरिका को और इसराइल को उन्होंने आलमी दहशतगर्द फौजें करार दे दिया। और साबिक सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की दूसरी बरसी थी। आपको याद होगा सदर इब्राहिम रईसी जो है वो शहीद हो गए थे, हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल की जानिब भी उसको मोड़ा जाता है, वाकये को दुश्मनों की जानिब मोड़ा जाता है कि वो ईरान के दुश्मनों ने वो अटैक किया था और वो एक साजिश के नतीजे में हुआ था, एजेंसियों की कार्रवाई थी। लेकिन बहरहाल अब इस मौके पर उन्होंने जो अपना पैगाम दिया मुश्तबा खामनाई ने, उन्होंने कहा जी कि इब्राहिम रईसी को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनका भी उन्होंने तस्करा किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल जो 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज हैं उनके खिलाफ ईरान इस वक्त तन्हे तन्हा लड़ रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में इस्लामी जमहूरिया ईरान के हुकाम, रियासती इदारों और अवाम पर पहले से कई ज्यादा भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ईरानी अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले शर अंगेज ममालिक की धमकियों में नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया इनकी तरफ से। एक स्टेटमेंट और है, वो कालीबाफ का है। उन्होंने कहा जी दुश्मन जंग के नए मरहले की तलाश में ईरान ने जंगबंदी को ऑपरेशनल सलाहियतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि, और ये इसराइल की तरफ से भी किया गया, अमेरिका की तरफ से भी, कि ईरान का बहुत भारी नुकसान हो गया। दूसरी तरफ एक दावा यह किया जाता है कि ईरान ने अपना नुकसान बहुत हद तक रिकवर कर लिया। अब सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान ने अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं, जो सलाहियत है मिसाइलों को वापस ठीक करने की या लॉन्चर्स को ठीक करने की या मिसाइलों को चलाने की या मिसाइलों की प्रोडक्शन है वो दोबारा शुरू कर दी। और ईरान के पास से जितने हथियार पहले थे उसका 70% अब भी मौजूद है। ये अमेरिकन CIA की रिपोर्ट भी है। और यही बात जो है वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ कह रहे हैं कि दुश्मन की जाहिरी और खुफिया नकलो हरकत को देखकर हमें लगता है कि ईरान पर इक्तसादी और सियासी दबाव डालने के साथ साथ उसने अपने अस्करी मकासद भी अभी नहीं छोड़े और वो जंग और मुहिम जोई के नए मरहले की तलाश में है। यानी एक नई जंग दोबारा शुरू हो सकती है। फिर ईरान वो कह रहे हैं जी उसके लिए तैयार है। और अमेरिकी सदर ट्रंप के अतराफ सियासी माहौल उनके ईरान से मुतालिक फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। तो मैं इसमें आपको एक और चीज बता देता हूं। ये पीट हेग्सेथ इन्होंने एक ट्वीट किया है और एक्चुअली तो वो ट्वीट एक न्यूज की जानिब से था और ऑफिशियल व्हाइट हाउस से रैपिड रिस्पांस अकाउंट है, वहां से ये एक ट्वीट आता है और उसमें जनाब JD वेंस का एक स्टेटमेंट है। उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पीट हेग्सेथ जो वजीर जंग है अमेरिका के, वो उसके ऊपर सिर्फ 3 लफ्ज लिखते हैं। वो लिखते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। अब इसका जो अंग्रेजी में मतलब यह है कि हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यानी हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, हमने लॉक कर दिया अपनी गन को और लोड की हुई है, उसको लॉक करके हम इंतजार कर रहे हैं हमले का। हम किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। ये फायर आर्म के हवाले से इस किस्म के जुमले को इस्तेमाल किया जाता है कि लॉक्ड एंड लोडेड। ये जब हम शिकार खेलते थे तो उस वक्त हम लोग जब आपस में बातचीत करते थे तो बाद औक़ात ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते थे कि लोडेड है, लॉक है या नहीं लॉक, लॉक्ड एंड लोडेड, ये वहां पे यूज करते हैं अक्सर लोग ये जुमला। तो मैंने इसीलिए इसको फौरन पहचान लिया कि ये बिल्कुल हमले से पहले या फायर करने से पहले की सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन आप बता रहे हैं पीट हेग्सेथ के जनाब लड़ाई की तैयारी है और अमेरिका किसी वक्त भी दोबारा हमला कर सकता है और ये एक इसराइल की ख्वाहिश भी है। इंसानी हकूक के कारकुनों के साथ जो सलूक किया गया इसराइल में, जो फ्रीडम फ्लोटिला के ऊपर गए हुए थे मुख्तलिफ ममालिक के इंसानी हकूक के कारकुन, उनको जैसे टॉर्चर किया गया, जैसे उनकी तजलील की गई, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और जिस अंदाज में उनको बैठाया गया, जैसे उनको सजदे में उनको डाला गया, जिस तरह उनके हाथ बांधे गए,
जो टॉर्चर हो रहा था, जिस तरह वहां पे उनका वजीर था वो जैसे बातें कर रहा था कौमी सलामती का, इन सारी चीजों को देखकर अब पूरी दुनिया में आग लगी है और यूरोप के अंदर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। और जिन मुल्कों से इन कारकुनान का ताल्लुक है वहां से बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। इसके बाद इसराइल पे बहुत दबाव बढ़ा, हत्ता कि इसराइली वजीर खारजा को यह स्टेटमेंट देना पड़ा और उसने अपने ही कौमी सलामती के वजीर पर चढ़ाई की। उसने कहा जी आप इसराइल का चेहरा बिल्कुल नहीं है, ये जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। वैसे तो इसराइल ने बहुत सारा कुछ ऐसा किया जिनको जंगी जराइम कहा जाता है और बहुत ऐसा जुल्म किया, लेकिन यहां क्योंकि सिर्फ निहत्ते फलस्तीनी नहीं है, यहां सिर्फ कोई कमजोर मुसलमान मुल्क नहीं है, यहां पे ताकतवर यूरोपीय ममालिक के बाशिंदे हैं, लिहाजा अब इसराइलियों को इस दबाव के तहत अपने ही बंदे की, अपने ही वजीर की मजम्मत भी करनी पड़। यानी अगर ये मुलाकात हुई भी तो जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था इमरान खान ने वो नहीं दिया। हाँ, इमरान खान साहब फेस सेविंग दे सकते हैं इस लेवल पे कि एस्टेब्लिशमेंट वापस बैरक्स में चली जाए और फौज अपना काम करे, इदारे अपना काम करें। क्योंकि जब मेरी लास्ट इमरान खान साहब से आज से लगभग 3-3.25 साल पहले जब मुलाकात हुई थी और जब बातें हो रही थी तो इमरान खान साहब यही कह रहे थे कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगातार मुदाखलत कर करके पाकिस्तान की सियासत को और पूरे स्ट्रक्चर को तबाह किया। तो इमरान खान की ये सोच तब से बनी हुई थी कि हर हाल में पाकिस्तान का अब एक ही हल है कि सियासतदानों को और सिविलियंस को उनका काम करने दिया जाए, तमाम इदारे अपना अपना काम करें। हालांकि माजी में इमरान खान साहब इससे मुख्तलिफ सोचते थे, पूरी कौमी अलग सोचती थी, लेकिन अच्छा हो गया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई और लोगों को समझ आई कि एक्चुअली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है जिसने पाकिस्तान को अपने जाती मफाद के लिए यहां तक पहुंचाया। देखें, इससे पहले जब भी किसी ने यह आवाज उठाई ना सिविलियन सुपरमेसी की, तो उसके साथ बहुत सारे इल्जामात लगे हुए होते थे, उनमें से कुछ झूठे और कुछ सच्चे होते थे, लेकिन उन लोगों के करैक्टर इतने बड़े नहीं थे। ये पहली मर्तबा इमरान खान साहब का करैक्टर इतना बड़ा था और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट इतना ज्यादा था। इमरान खान साहब ये कहते हैं ना अक्सर कि मुझे लोग 50 साल से जानते हैं, तो बात यही है कि लोग अपने एक जाती जान पहचान वाले आदमी को जब उन्होंने देखा कि इसके साथ भी ये हो सकता है, तो फिर उन्हें पहली मर्तबा ऐसा लगा कि झूठ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलती है, सियासतदान नहीं बोलते। तो इमरान खान साहब इतनी फेस सेविंग तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा वो क्या देंगे। अब अलीमा खानम ने तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा जी कि हमने बात की है बैरिस्टर गौहर से और बैरिस्टर गौहर ने हमें यकीन दिलाया है कि इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानिब जो जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने कंफर्म किया कि मुलाकात हुई है, खासतौर पर रजी ताहिर साहब ने ये बात की। अब एक तरफ कुछ सहाफी है वो ये कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग चुप भी हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अलीमा खानम कह रही हैं कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं हुई, लेकिन अगर मुलाकात हुई या नहीं हुई, दोनों सूरतों में जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था वो नहीं मिला। और इसका नतीजा आप गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। इसका नतीजा आप खैबर पख्तूनख्वा में जो साजिशें बढ़ रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली वही कर रही है जो वो पिछले 70 साल से करती आ रही है, लेकिन इस मर्तबा वो जरा थोड़ा सा सामने आकर कर रहे हैं और अपनी मकबूलियत की कीमत अदा करके कर रहे हैं। लोगों के सामने जो है वो नंगेपन का शिकार है, तो लोग अब जानते हैं सारा कुछ। अलीमा खानम ने कहा जनाब कि हमने चेक किया बैरिस्टर गौहर से, ये खबर मुकम्मल तौर पे फेक है, गलत मालूमात इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब के साथ जो टॉर्चर हो रहा है कैद तन्हाई वाला, उससे तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा जी कि जो फैक्ट है वो मंदरजा झेल है कि इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही अस्पताल में, उनकी आंख के हवाले से उन्हें अपने बेटों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही और उन्हें किताबें नहीं दी जा रही 6 महीने से, और उन्हें टेलीविजन की सहूलत भी मैसर नहीं है कि वो उससे देख ले और कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिले, और उन्हें किसी से भी राब्ता करने की बाहरी दुनिया से इजाजत नहीं है। सिर्फ एक वकील है जिसके थ्रू 1-2 दफा मालूमात आई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीकत तो ये है। तो अब ये जनाब सारी चीजें अलीमा खानम ने की हैं, हकीकत तो सामने आ ही जाए मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन नतीजा पहले ही आपके सामने आ गया। देखिए ना, यहां पे अगर खुफिया मुलाकात होती है तो वो तो रिपोर्ट नहीं होती। खुफिया मुलाकात को रिपोर्ट करने के पीछे भी फिर एक मकसद होता है कि मालूमात अब निकालो बाहर, अब मालूमात बाहर निकालो, कोई फायदा नहीं, कोई हमें इसका बेनिफिट हुआ नहीं। अब देखें ना, फर्ज करें आप कुछ अरसे बाद इमरान खान की कोई बहन मिलती जाकर जेल में इमरान खान से,
और इमरान खान कहते हैं कि मुझे मिलने आया था अशफाक परवेज, किया नहीं, मुतालबात लेकर आया था, मैंने इनकार कर दिया। वो बाहर आकर बताती तो बड़ी बेइज्जती हो जाती पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये भी हो सकता है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं करना होता, जर्नैल ने खुद फोन करके बताना होता है ये खबर है। 100 उनके पॉलिटिकल और सोसाइटी के अंदर बेशुमार उनके लोग काम कर रहे होते हैं, वो किसी तरह भी खबर इस तरीके से निकालते हैं बाहर के, जो खबर देने वाला होता है उसको भी आइडिया नहीं होता ये खबर जनरेट कहां से हुई और चली कहां से। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खानम को यह बताया, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर पहुंच गए स्कर्दू। यानी बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शख्स हैं जिन्हें इजाजत मिल गई कि आप स्कर्दू चले जाएं। अब ये कंपेन क्या चलाएंगे? बैरिस्टर गौहर पब्लिक वाले आदमी नहीं है, और कंपेन चलनी क्या है, वहां पे जो हालात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन जिन लोगों को जाना चाहिए था ना, मेरी नजर में जिन लोगों को जाना चाहिए था, अली मोहम्मद खान साहब वहां अच्छा काम कर सकते थे, शहरयार अफरीदी को जाना चाहिए था, जुनैद अकबर वो बेचारे गए भी, शानदाना गुलजार बड़ा शानदार काम कर सकती थी खवातीन में जाके, कुछ और खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बड़ा अच्छा काम कर सकती थी, असद कैसर उन्होंने कोशिश भी की, आतिफ खान हो गए, फैसल अमीन गंडापुर हो गए, ये जा सकते थे, वहां बड़े जलसे जुलूस कर सकते थे। शाहिद खट्टक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, वो जा सकते थे। फैसल जावेद नियाजी इमरान खान के जलसों में तकारीर करते थे, वहां जा सकते थे। आजम सवाती, खुरम दिशान और इन जैसे दर्जनों लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कोई कमी नहीं है उनके पास। ये लोग जाके वहां कंपेन कर सकते थे, लेकिन किसी को वहां जाके कंपेन करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। हाँ, बैरिस्टर गौहर को छोड़ा गया है, बैरिस्टर गौहर जो है वो पब्लिक के अंदर जाने वाले बंदे ही नहीं है, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बंदे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर को इजाजत मिली, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उन्हें नजरबंद किया हुआ है। फस्तायत और नाइंसाफी अपने अरूज पे है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की रियासती मशीनरी की मदद से जलसे करवाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हल्का 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अतीक पीरजादा को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर में नजरबंद कर दिया और कंपेन तक करने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल है कि बेचारे अब नजरबंदियों पे उतर आए हैं। उम्मीदवारों को नजरबंद कर दो, ये बाहर जाए ना, पब्लिक में ये वोट मांगे ही ना, इनको वोट पड़े ही ना। फिर इसके अलावा जितने वोटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उठा के दूर दराज इलाकों में मुंतकिल कर दिया ताकि वो वोट डाले ही ना। और तीसरा ये है कि फॉर्म 47 जिंदाबाद, वो तो मौजूद है। अब नवाज शरीफ को भी NOC मिल गया है बाकायदा। यहाँ मीडिया पे कल नवाज शरीफ का रिजल्ट कार्ड आया हुआ था, अब नवाज शरीफ का जो है वो NOC भी आ गया।